हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अभ्यास प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम आपके अध्याय 11 के अभ्यास प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। वो दिया गया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? यानी मानव नेत्र लेंस की उस क्षमता को क्या कहा जाता है जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को क्या कर पाता है? रेटिना पर फोकसित कर पाता है। तो नेत्र की उस क्षमता को कहा जाता है समंजन क्षमता। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। दूसरा शब्द है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दृष्टि पटल, या फिर क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं आपका रेटिना। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक। तीसरा प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, यानी निकटतम दूरी कितनी होती है? तो आप सब जानते होंगे 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। कौन सी? दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। ठीक है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको दोनों ही स्थितियों में फोकस दूरी बतानी है। पहले बतानी है दूर की दृष्टि के लिए और फिर बतानी है निकट की दृष्टि के लिए। तो देखें, हम बात कर रहे हैं पहले दूर की दृष्टि के लिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता दी हुई है -5.5 डायोप्टर। तो हमने माना लेंस की क्षमता P1 यानी पावर 1 मान लिया और -5.5 डायोप्टर। अब फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? F = 1/P। कितना होता है? F = 1/P, यानी फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि क्षमता ज्यादा होगी तो फोकस दूरी कम होगी, और यदि फोकस क्षमता ज्यादा कम होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो देखें, यहां से अगर हम F का मान निकालें तो F यानी फोकस दूरी कितनी होगी? 1/P। तो 1/में -5.5, तो ये कितना आएगा? ये ऊपर आ जाएगा 10, जब पॉइंट हटाएंगे तो 10/55, आगे माइनस। ठीक है। और जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा -18.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -18.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये अभी मीटर में है और मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऊपर और किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई। देखो 10/55, इसको हम 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 2/11 मीटर। अब मीटर है, मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो -2 × 100/11, और जब 200 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -18.2 सेंटीमीटर। ठीक। ये पहले का उत्तर। फिर बात करें दूसरा का, निकट दृष्टि के लिए। तो निकट दृष्टि के लिए भी वही F2 यानी फोकस दूरी = 1/P2 क्षमता। तो अब की बार 1 और क्षमता कितनी है? +1.5 है ना। अभी ये मीटर में चल रहा है तो देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10/15 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 × 100/15। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3, कितना हो गया ऊपर? 200/3, और 200 के अंदर हम जिन 3 का भाग देंगे तो 66.7 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का
दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना है? नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी और समता क्या होगी, दोनों चीज आपको निकालनी है। तो देखें, पहले तो नेत्र के सामने जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो जो u है वस्तु की दूरी वो तो हमारे सामने नहीं है, तो हमने मान लिया माइनस अनंत। ठीक, क्योंकि सामने वस्तु है तो ऐसी स्थिति में जो दूरी है वो किसमें गिनी जाएगी? ऋणात्मक में। देखो जैसे ग्राफ में होता है, ये जैसे है ना, यहाँ पर लेंस है तो यहाँ पर सामने वाली जो दूरी है वो किसमें गिनी जाती है? ऋणात्मक में। फिर बात करें प्रतिबिंब, तो वो कितना है? वो भी सामने की ओर है, कितना? 80 सेंटीमीटर। तो हमने प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी ले ली? माइनस 80 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? देखो वस्तु की दूरी तो मैंने नहीं दी हुई है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है दूर बिंदु, और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो हमने u का मान कितना मान लिया? माइनस अनंत। फिर v का मान, तो प्रतिबिंब भी सामने की ओर बन रहा है तो v को भी हमने किस में ले लिया? माइनस में। जैसे ये आपका लेंस है, देखो चित्र में बता रहा हूँ, यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इस दिशा की दूरी किसमें मानी जाती है? ऋणात्मक में। तो वस्तु भी इसी दिशा में रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब भी इसी दिशा में बन रहा है, तो दोनों हमने किसमें मान लिए? ऋणात्मक में। फिर हमें पता है लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर f क्या है? फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है। हमने मान रख दिया सूत्र में 1/f, v की जगह रख दिया माइनस 80 और u की जगह रख दिया माइनस अनंत। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और एक के अंदर जब अनंत का भाग देते हैं तो किसके समक्ष माना जाता है? ये 0 के समक्ष माना जाता है। तो f का मान कितना आ गया यहाँ से? माइनस 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया? माइनस 80 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? माइनस 80 सेंटीमीटर। फिर हमें पता है कि p इक्वल टू क्या होता है? p इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो p का मान 1 है, f का मान कितना है? 80। आगे क्या है? माइनस, ये भी मीटर में है। ठीक है, जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, और 100 दो जीरो से 0 कट गया, और 10 के अंदर जब हम 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? माइनस 1.25 डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता कितनी आएगी? माइनस 1.25 डायोप्टर। और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो किसमें मापी जाती है? माइनस में। आया समझ में? तो यहाँ पर लेंस कौन सा होगा? ये लेंस अवतल होगा। लेंस की क्षमता कितनी होगी? लेंस की क्षमता होगी माइनस 1.25 डायोप्टर। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है, और एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 1 मीटर है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु कितना है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इस दोष को संशोधित कैसे करेंगे वो हमें बताना है। तो दोष को संशोधित करने के लिए हमें पता है कि जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, उस दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो ये पहला वाला चित्र है। इस चित्र के अंदर बिल्कुल हमारा जो दोष युक्त नेत्र है, यानी किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर दोष नहीं है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बन रहा है, यानी इस नेत्र में यहाँ पर कोई दोष उपस्थित नहीं है। ठीक, फिर बात करें हम कि दूसरा वाला दोष, तो दूसरे वाले दोष में क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना से पीछे की ओर बन रहा है। क्या बन रहा है? रेटिना से पीछे की ओर बन रहा है। ठीक, तो ये कौन सा है? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, किसके अंदर दोष मौजूद है। फिर बात करें अगला वाला चित्र, ये तो इसमें हमने इस दोष को संशोधित करने हेतु क्या कर दिया है? हमने दोष को संशोधित करने हेतु एक उचित क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। इसका उपयोग किया है? उत्तल लेंस का, जिसके परिणाम स्वरूप दोबारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? दोबारा ये प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो गया संशोधन। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इस लेंस की जो क्या निकालनी है? समता। इस लेंस की समता निकालनी है। देखो मैं एक अलग से पेज ले लेता हूं और वहां पर आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो यहाँ पर u का मान कितना दिया हुआ है? u का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? u का मान आपके सामने दिया हुआ है, वो है 25 सेंटीमीटर। अब देखो वस्तु का मान यहाँ पर किस में लेंगे हम? माइनस में।
इसमें लेंगे माइनस में, क्योंकि वस्तु सामने की ओर रखी होती है। तो u का मान हो गया -25 सेंटीमीटर। ठीक, फिर v का मान दिया हुआ है -1 मीटर। तो 1 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किस में होगा, -100 सेंटीमीटर में। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पहले f निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है, तभी तो हम समता निकाल पाएंगे। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हम लिखेंगे लेंस सूत्र से लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, अब देखो, तो हम 1/v को इधर ला लेते हैं, और या मान रख लो, कोई डायरेक्ट रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/f = v की जगह कितना रखना है, -100 माइनस u की जगह कितना रखना है, -25। देखो माइनस से माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/100 प्लस 1/25। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1/25 आगे लिख लेता हूं, -1/100। फिर अगर हम 100 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक, फिर 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 100 का 100 में भाग 1 टाइम, और 1 का 1 से गुना 1, यानी कितना बचा, 3/100। 3/100, ठीक है, ये बचा सेंटीमीटर में। जब हम 3 के अंदर 100 का भाग देंगे तो यहां पर ये किसका मान है, 1/f का। किसका मान है, 1/f का। अगर हमें f का मान निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो f = कितना हो जाएगा, 100/3। कितना हो जाएगा, 100/3 सेंटीमीटर। अब 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.3 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 मीटर। ठीक, यह आ गया 0.33 मीटर आपके आगे फोकस दूरी, यानी f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया 0.33 मीटर। यहां तक समझ में आया। अब हमें निकालना है लेंस की समता, P = 1/f, ये सूत्र है। ठीक है, तो 1/f का मान कितना है, 0.33। ठीक है, ये आ गया P का मान। अब देखो 1 के अंदर हम 0.33 का भाग देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.3.0 डायोप्टर। ठीक है, वही यानी कि 100 के अंदर हम 33 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.33 के समथिंग आएगा। तो हम इसे संभवतः कितना मान लेते हैं, 0.3 डायोप्टर। तो ये हो गया आपके लिए किसका मान, लेंस की समता P का मान। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखें, दिया गया है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। यानी हमारा जो मानव नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से अगर हम निकट यानी पास में वस्तुओं को रख दे तो फिर हमारा नेत्र उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसके पीछे कारण क्या है, तो देखें, 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर ऑब्जेक्ट यानी उस वस्तु को रेटिना पर फोकस नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इससे आंखों पर क्या बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और वस्तु धीरे धीरे धुंधली दिखाई देती है। यानी ऐसी स्थिति में हमारी जो पक्षमावी पेशियां है वो फोकस दूरी को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाती है, जिससे आंखों पर तनाव बढ़ता है और जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देती है। इसीलिए सामान्य नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से निकट यानी 25 सेंटीमीटर से भी अगर हम कम वस्तु को दूरी पर रख दे तो ऐसी स्थिति में हमारा नेत्र उन वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। क्यों, क्योंकि हमारी जो पक्षमावी पेशियां है या जो अभिनेत्र लेंस है उसके द्वारा फोकस दूरी का समायोजन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, अगला प्रश्न, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो देखें, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के समंजन गुण के कारण रेटिना पर वस्तुओं के बिंब भिन्न भिन्न स्थितियों पर या भिन्न भिन्न स्थानों पर बनते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि जब वस्तु की जो दूरी है वो अगर परिवर्तित हो रही है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा, यानी अलग अलग स्थान पर बनेगा और वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसके आकार में भी परिवर्तन होता रहेगा। इसीलिए नेत्र की प्रतिबिंब दूरी क्या रहती है, समान रहती है। इसी वजह से नेत्र की जो प्रतिबिंब दूरी है वो क्या रहती है, वो प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। ठीक,
ताकि जो इस प्रतिबिंब है वो रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन सके। आगे बढ़ते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो इन प्रश्नों की व्याख्या हमने चैप्टर की जब व्याख्या पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से मैंने हर एक घटना को अच्छे से समझाया था। तो अब चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें ताकि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ सके। तो देखें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे हमारे नेत्रों में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का जो प्रकाश है वो निरंतर क्या होता है? अपवर्तित होता रहता है। यानी कि वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारों का जो प्रकाश है वो बार बार क्या होता है? अपवर्तित होता रहता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक प्रवर्ती अपवर्तनांक हो। क्या हो? जिसका क्रमिक प्रवर्ती अपवर्तनांक हो, यानी अपवर्तनांक के मान में बार बार परिवर्तन हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर क्या कर देता है? अभिलंब की ओर झुका देता है। इसलिए तारे की जो आभासी स्थिति है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न हमें नजर आती है। और यही कारण है कि तारे में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी देर में क्या होती है? बदलती रहती है। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी क्या होती है? लगातार बदलती रहती है। तो इस कारण आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा क्या होती है? झिलमिलाती रहती है। कभी ज्यादा तो कभी कम होती रहती है, जिसके कारण तारे हमें कैसे प्रतीत होते हैं? तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखो, जैसा ये बालक है, ये तारे को देख रहा है, ये तारे की वास्तविक स्थिति है और यहाँ से आने वाले प्रकाश का मार्ग ये है। लेकिन ये तारा अपनी वास्तविक स्थिति के बजाय कुछ अलग स्थिति या आभासी स्थिति पर प्रतीत होता है। और यहाँ पर ये जो इसकी आभासी स्थिति है वो लगातार परिवर्तित होती है। इस कारण से आंखों में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश है उसकी मात्रा भी क्या होती है? बदलती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। और यही कारण है कि ये जो तारा है वो हमें टिमटिमाता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 11। अभी देखो, हमने समझा कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो प्रश्न है कि जो ग्रह है वो क्यों नहीं टिमटिमाते? वो भी तो हमसे दूर स्थित है, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाते वो हमें बताना है। तो देखें, तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत के रूप में माना जाता है। उन्हें प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में माना जाता है। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो उन सभी से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का जो औसत मान है वो कितना होगा? 0। यानी अगर हम उन ग्रहों को बिंदु आकार के छोटे छोटे प्रकाश स्रोत मान ले तो उन सभी प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में आने वाले प्रकाश की जो मात्रा है उसका अगर हम उस प्रकाश की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अगर हम औसत ज्ञात करें तो लगभग वो 0 के बराबर आएगा। यानी प्रकाश की मात्रा में लगातार परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस कारण से वे हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते और उनका प्रकाश एक निश्चित मान से ही हमारे आंखों में प्रवेश करता है। बार बार उसके प्रकाश में लगातार परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण हमें वो झिल मिलाते हुए नजर नहीं आते और इसी कारण जो ग्रह है वो हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल रक्तदाब यानी लाल के जैसा, बिल्कुल लाल रक्त के जैसा क्यों प्रतीत होता है, ये हमें बताना है। तो देखें, होता क्या है कि सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो क्षितिज के काफी निकट होता है। क्षितिज का मतलब धरातल का जो एक अक्ष है उस अक्ष के काफी क्या होता है? निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ने सूर्य को इस स्थिति में उस प्रेक्षक या देखने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की विभिन्न मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। नीले और कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकंडित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो नीला रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य काफी कम होता है, तो उस प्रकाश को जब वो विभिन्न वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरता है तो उसका ज्यादातर भाग क्या कर दिया जाता है? प्रकिरणित यानी फैला दिया जाता है। और हमारी आंखों तक जो पहुंचने वाला प्रकाश है वो बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। और इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? रक्त की तरह बिल्कुल लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला प्रश्न 13वां, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की बजाय काला क्यों प्रतीत होता है या काला क्यों दिखाई देता है?
तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता। अगर वहां पर वायुमंडल नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता है ना। क्योंकि प्रकीर्णन कब होगा? जब अपवर्तन होगा, जब अपवर्तन की घटना ही नहीं होगी, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो किसी भी प्रकार के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। इसीलिए जो आकाश है वो नीला नहीं बल्कि कैसा दिखाई देता है? बल्कि काला दिखाई देता है। ठीक, तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप नोट्स हेतु मेरी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका अध्याय जो 11 था, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वह यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपके चैप्टर 12 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।